दोस्तों नमस्कार। आज आपका दोस्त जगदीश सांकला एक बार फिर हाजिर है और आज मेरा मुद्दा है जिसको लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ, वो है दौलत। जी हाँ, हर पिता अपने पुत्र को दौलत से नवाजना चाहता है। हर पिता का एक ख्वाब होता है, मेरे पुत्र के पास ढेर सारी दौलत हो। दौलत चाहे वो नकद के रूप में हो, जमीन के रूप में हो, या फिर हीरे जवाहरात सोने चांदी के रूप में हो। उसका एक ही ख्वाब रहता है कि मैं अपनी पीढ़ी के लिए न केवल एक अभी तो कई पीढ़ियों के लिए इतना संचय करूं कि इसका भोग करते करते उनकी पीढ़ी थक जाए, लेकिन दौलत कभी समाप्त नहीं। जी हाँ दोस्तों, और क्यों ना हो, होना भी चाहिए। हर व्यक्ति का ऐसा ख्वाब होना चाहिए, हर पिता का ऐसा ख्वाब होना चाहिए कि वो इतनी दौलत इकट्ठी करे, उसकी कई पीढ़ियां उसका उपयोग करती रहे, उसका भोग करती रहे। मैं इस दौलत के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, और जिस दौलत को आप अपने पुत्र को देना चाहते हैं दोस्तों, उस दौलत को लूटा जा सकता है, लुटाया जा सकता है, वो जल सकती है, उसे चुराया जा सकता है। आपने कभी इसके ऊपर विचार किया? जरा सोचिए। ये दौलत बेची जा सकती है, ये दौलत नष्ट भी हो सकती है, लेकिन कभी आपने उस दौलत के बारे में नहीं सोचा जिसे न चुराया जा सकता, न खोया जा सकता, न बेचा जा सकता, न लुटाया जा सकता। कभी तो सोचिए, आप अपने संतान को वो दौलत क्यों नहीं लेना चाहते हैं, उस दौलत से क्यों नहीं नवाजना चाहते हैं जो कभी भी जल के नष्ट नहीं हो सकती, कभी चुराया नहीं जा सकता, कोई चोर चोरी नहीं कर सकता। ऐसी दौलत आपने देने की कभी कोशिश नहीं की होगी और नहीं इसके बारे में विचार किया होगा। तो जरूर विचार कीजिए, वो कौन सी दौलत है। वो है ज्ञान रूपी दौलत, शिक्षा रूपी दौलत। इस दौलत से अपनी संपूर्ण पीढ़ी को, अपनी जनरेशन को नवाजें दोस्तों। वो दौलत देने की कोशिश कीजिए जो कभी भी किसी भी सूरत में नष्ट नहीं हो सकती। इस दौलत के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हर व्यक्ति का ख्वाब होता है कि उसके पुत्र के पास में खूब सारी दौलत हो, लेकिन उसे ज्ञान रूपी दौलत दीजिए, उसे शिक्षा रूपी दौलत दीजिए। शिक्षा से मेरा मतलब पुस्तकीय ज्ञान से नहीं है, उस ज्ञान से जिससे वो कई गुना कमा सकता है। आपने उसे 1 लाख रुपए दिया तो कई करोड़ रुपए में तब्दील कर दे। ऐसा नहीं कि करोड़ों रुपए देने के बाद में आपके पास में जीरो करके आके बोले अब मेरे पास कुछ नहीं, मैं कंगाल हो गया। ये शिक्षा क्या काम की, ऐसा ज्ञान क्या काम का। वो दौलत है जो कभी नष्ट नहीं होता, और इस दौलत को जब आप बांटेंगे तो ये कई गुना बढ़ती, घटती नहीं। ऐसा ज्ञान, ऐसी शिक्षा, ऐसी दौलत जो बांटने पर बढ़ती, घटती नहीं, वो दौलत लेने की कोशिश करें। पहले के टाइम में दोस्तों, राजा महाराजाओं के टाइम में कई राजा अपने उत्तराधिकारी को टेस्ट करते थे कि क्या ये मेरे पश्चात मेरी इस सीट पर, इस राजगद्दी पर बैठने के लायक भी है कि नहीं। उसको जांचते थे, परखते थे, उसके बाद उसको उत्तराधिकारी घोषित करते थे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें राजाओं ने अपने पुत्रों को जांचा परखा, उनका मेंटल एटीट्यूड को टेस्ट किया, उनकी बुद्धि को परखा। ऐसा नहीं कि ये मेरी राजगद्दी, इसके ऊपर तुझे बैठना ही है। और जिन्होंने ऐसा किया वो न केवल खुद नष्ट हुआ, फिर उनका पूरा राज्य साम्राज्य नष्ट हो गया। लोगों ने उन्हें अपने अधीनस्थ कर लिया, गुलाम बना, दास बना। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलेंगे जो इनकैपेबल किंग्स थे, जिन्होंने लोगों की दास्ता स्वीकार कर ली क्योंकि वह अयोग्य थे, असमर्थ थे।
उनके पास में वो ज्ञान नहीं था। इसलिए पहले राजा महाराजा अपने पुत्रों को गुरु के आश्रम में भेजकर उन्हें ज्ञान दिलवाते थे, चाहे वो अस्त्र शस्त्र का ज्ञान हो या किसी भी प्रकार की शिक्षा हो। जो काबिल होते थे उन्हें उसकी काबिलियत के बारे में जांचा परखा जाता था। आप भी ऐसा ज्ञान देने की कोशिश करें अपने पुत्रों को। मैं देखता हूँ आज के टाइम में हर पिता अपने पुत्र को जन्म होते ही सिर्फ एक बात समझाता है, तुझे बड़ा होकर शिक्षित बनना है, नौकरी करनी, बड़ी से बड़ी नौकरी करनी। नौकर होने के बारे में उसको समझाते हैं, लेकिन कभी मालिक बनने का ज्ञान कभी नहीं दिया। उसको यही समझाते, उसके दिमाग में एक ही बात बिठाते हैं, तुझे नौकरी करनी है, तुझे नौकर बनना है। उस नौकर बनने के बारे में तो उसको सिखा रहे हैं, लेकिन वो नौकरी करनी कैसी है उसके बारे में कोई व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। ऐसा ज्ञान है क्या का, उससे उसका क्या भला होगा। मैं आपके समक्ष एक उदाहरण पेश कर रहा हूं। मैंने जो देखा, मैंने जो नोट किया वो ये, बहुत सारे मैंने महाजनों को देखा दोस्तों, बहुत सारे व्यापारियों को देखा, बहुत सारे मैंने दुकानदार को देखा। वो अपने पुत्रों को शिक्षित करने के लिए, उन्हें ज्ञान देने के लिए जब वो दुकान पर चले जाते हैं, अपनी इंडस्ट्री में, अपनी फैक्ट्री में चले जाते हैं, अपने पुत्रों को कहते हैं लंच बॉक्स लेकर दुकान पर आइएगा, मेरा खाना तुम लेकर आओगे। और वो उस खाने को दुकान पे मंगवाते हैं। दुकान पे खाना मंगवाने का मेन तात्पर्य है, वो नौकर के साथ में भी मंगा सकते थे, किसी और के साथ में मंगा सकते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं, उन्हें ज्ञान देना चाहते हैं कि जब वो खाने का लंच बॉक्स लेकर जब उसके दुकान पे आता है तो उसको अपनी उस गद्दी के ऊपर बिठाते हैं, जो सीट के ऊपर बिठाते हैं, और उसको कहते हैं तुम यहाँ बैठो, मैं खाना खाता हूँ। उस सीट का एहसास कराते, उस सीट का महत्व समझाने की कोशिश करते हैं कि कितना महत्वपूर्ण सीट है जहाँ पर उसको भविष्य में बैठना है। ऐसे नहीं कि तुझे बस हैंड ओवर कर दी तो इस पर बैठ जा, चाहे उसके पास ज्ञान हो या ना हो, उसके बारे में समझ हो या ना हो, और बिना ना समझ को यदि आप उस सीट पर बिठा देंगे तो जो है उसको भी नष्ट कर देगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, जो है उसको बिगाड़ देगा। तो सीट पे बिठाने के बाद में उसको यह एहसास कराता है कि जब कोई पुत्र उस सीट पे बैठा है तो उसको समझाने की कोशिश करेगा कि जब कोई भी ग्राहक आता है तो उससे किस प्रकार से बात की जाती है, कैसे उसे समझाया जाता है और किस प्रकार से उसका लेन देन किया जाता है, ये उसको समझाने का प्रयास करते हैं। उसको समझाते हैं कि कैसे वो अपने आने वाले ग्राहक को बात करे और कैसे उससे निपटे। ये शिक्षा देता है एक व्यापारी अपने पुत्र को, और यही सही मायने में सच्ची शिक्षा है। दोस्तों, एक छोटा सा उदाहरण है जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। एक बार एक राजा ने अपने उत्तराधिकारी की जांच करने के लिए एक टेस्ट रखा। कई दौर से उस टेस्ट में गुजरना था। बहुत सारे कैंडिडेट आए, राजा, महाराजा, राजपुत्र। एक ओपन टेस्ट था। करते करते फाइनल में 3 कैंडिडेट पहुंचे और 3 कैंडिडेट को एक जगह पर बुलाया गया, एक कमरे में उन्हें बिठाया गया और कहा कि कल तुम्हारा फाइनल टेस्ट होगा और इस टेस्ट में जो पास हो जाएगा वही राजा का उत्तराधिकारी बनेगा। और टेस्ट ये था कि उन तीनों को एक कमरे में बंद कर दिया और बंद करने के बाद में उन्हें कहा गया कि आप जिस कमरे में हो वहाँ पर एक ताला लगा दिया हमने, उस ताले को खोल के आपको बाहर आना है। जब आप इस ताले को खोल देंगे तो आप बाहर आ जाएंगे और जो पहले बाहर आएगा वही राजा का उत्तराधिकारी बनेगा। अब उन 3 में से जो 2 लड़के थे बड़े ज्ञानवान थे, उनके पास पुस्तकीय ज्ञान था, लंबी चौड़ी किताबें लेकर वहाँ पर कमरे में बैठे और पूरी रात कैलकुलेशन कर रहे हैं कि ताला कैसे खुलेगा। और तीसरा जो व्यक्ति था उस ताले के पास में गया और उसको देखा और सो गया। तो वो 2 पूछ रहे, भाई तुझे इस टेस्ट में पास नहीं होना है क्या, तू पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा, तू क्यों नहीं कैलकुलेशन कर रहा है। उसने कहा सो जाओ यार, कल की कल सोचेंगे, अभी तो सो जाओ, ठीक है। और मॉर्निंग में पहला प्रयास तुम ही करना ताकि तुम ही राजा का उत्तराधिकारी बनो। और ऐसा करके वो तो चंद्र उठ के सो गए। अब सवेरे वो दोनों लड़के जल्दी उठे और उनको ये थी कि मैं जल्दी से इस ताले को खोलूं और जल्दी से राजा के पास मैं पहुंचूं राजभवन में, ताकि मैं उत्तराधिकारी बन सकूं।
अब उन्हें पूरी रात किताबों में जो भी कैलकुलेशन करनी थी वो की, और उठ के सबसे पहले ताले खोलने के वो फॉर्मूला उसमें लगे कुछ ऐसे कैसे कर वो ताला खुलेगा। दोनों असफल हो गए, थक के सो गए। तो तीसरा उठा सबसे लास्ट में, और उठने के बाद में उसने दरवाज़ा खींचा और बाहर चला गया और जाके राजभवन में पेश हुआ, और राजा ने उसको अपना उत्तराधिकारी बना दिया। राजमहल में जितने भी लोग उपस्थित थे वो उनसे पूछने लगे, इवन तो वो दो साथी जो वो दरवाजा खोलने के बाद में आए थे, उन्होंने पूछा, यार हमने पूरी रात पढ़ाई की और तुमने ताला खोल दिया और राजा के उत्तराधिकारी बन गए, यार ऐसा क्या फॉर्मूला लगाया, पूरी रात तो सोते रहे, हम पूरी रात पढ़ते रहे, पास नहीं और तुम बिना पढ़े ही पास हो। उसने कहा ऐसी बात नहीं थी कि मैं पढ़ा नहीं और पूरी रात सो रहा था और तुम पढ़ रहे थे इसलिए असफल हुए। पढ़ने वाले कभी असफल नहीं होते हैं, लेकिन उसके साथ में व्यवहारिक ज्ञान नहीं था तुम्हारे पास। पुस्तकीय ज्ञान तो था लेकिन व्यवहारिक ज्ञान नहीं था। ताला तो लगा हुआ था, अभी भी जाके देख लिए ताला अभी भी लगा हुआ है उस दरवाजे के ऊपर, लेकिन आपने ताला खोलने की कोशिश की, कमरे से बाहर जाने की कोशिश नहीं की। यदि आपने कमरे का ताला अच्छी तरह से देखा होता तो वहाँ पर कुंडी थी नहीं, सिर्फ ताला लगा हुआ था, और शर्त यह थी कि दरवाजा खोल के जो सबसे पहले राजमहल पहुंचेगा वो उत्तराधिकारी बनेगा। तो वहाँ तो कुंडी नहीं थी, सिर्फ ताला लगा हुआ था। ताला खोलने की मुझे जरूरत ही नहीं हुई, मैंने दरवाजा खींचा, दरवाजा खुल गया और मैं राजमहल पहुंच गया। दोस्तों ये बात हमारे जीवन में होती है। कई बार एक पिता अपने पुत्र को राजगद्दी पे तो बिठा देता है, एक सीट पे बिठा देता है, लेकिन उसे व्यवहारिक ज्ञान नहीं देते, वो शिक्षा नहीं देते, ज्ञान रूपी शिक्षा, इसलिए उसका बिजनेस फेल हो जाता है। आप ऐसा उदाहरण हिंदुस्तान में भी जानते हैं। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जिसकी डेथ के बाद में उसकी संपत्ति 2 पुत्रों में बटी, लड़ झगड़ के उन 2 पुत्रों में बटी। एक तो आज भी काबिल है और उसने उस अपनी संपत्ति को कई गुना बढ़ा दिया, और एक ज्ञानाभाव के कारण आज वो कंगाल होने की स्थिति पे है। नाम नहीं लूंगा, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हिंदुस्तान के वो धनाढ़िया व्यक्ति कौन है। तो आप अपने पुत्र को ज्ञान की शिक्षा दें दोस्तों, उसे ज्ञानवान बनाने की कोशिश करें, न कि केवल पुस्तकीय ज्ञान दें। और ऐसा ज्ञान दीजिए जिसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, बांटने पर केवल बढ़ता। जी हाँ दोस्तों, ये बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आप सब जानते हैं लेकिन मानते नहीं है, और मानते हैं तो फिर उस बात को जानबूझकर अनजान बने हैं। दोस्तों अपने पुत्र को राजगद्दी सौंपने से पहले उसे टेस्ट करें, जांचें कि उसके लायक है कि नहीं, और जो लायक नहीं है उसे उस राजगद्दी पर या किसी भी अपने पैतृक संपत्ति के ऊपर बैठने का हक नहीं, उसे हक दीजिए जो उसके लायक हो दोस्तों, वरना आपका संपूर्ण एम्पायर नष्ट हो सकता है। इस बात को आप समझने की कोशिश करें। मेरी बात समझ आई हो तो ज़रूर फॉरवर्ड करें, शेयर करें, ताकि मैं आगे जो वीडियो लेकर आऊँ आप तक पहुँचे। मेरी बात को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी हर बात आप तक पहले पहुँचे, यही मेरा आपसे अनुरोध है। जय हिंद, जय भारत।